मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपीआर के आपके सिलेबस में इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि बौद्धिक संपदा या प्रज्ञात्मक संपत्ति है वो क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, जो बौद्धिक संपदा के जो हमें अधिकार मिले हुए होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके नेचर यानी कि उसकी प्रकृति क्या होती है। उसमें हमने कुछ उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे कि किन किन क्राइटेरिया के अंतर्गत या उसके अंडर में हम जो अपनी संपत्ति है, जो बौद्धिक संपत्ति है, उसको हम रजिस्टर करा सकते हैं। देन कम्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स, इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमारे पास है उनका हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसके संरक्षण के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्यों हम इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इतनी महत्वता दे रहे हैं, क्यों ये आवश्यक है। पहला इसमें पॉइंट आपका है कि जो क्रिएटर है, यानी कि जो कोई भी नई नॉवल चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है और उसका जो इंथुजियाज्म यानी कि जो उसका उत्साह है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और उसको बनाए रख सकते हैं ताकि वो और न्यू चीजें क्रिएट करे। देन सेकंड है कि जो क्रिएटर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको, क्योंकि कोई भी क्रिएटर होगा उसको अपनी बौद्धिक संपत्ति को से थोड़ा सा फायदा अगर नहीं मिलेगा, यानी कि उसको एज अ इकोनॉमिक गेन नहीं होगा, तो वो उसी लगन और उसी उत्साह के साथ वापस कोई चीज क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए हमें पता है रिसोर्सेज लगते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। तो जो भी नई क्रिएशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उसमें इकोनॉमिक गेन प्रोवाइड करते हैं जिससे उसका जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। देन थर्ड पॉइंट आपका है कि क्रिएटिव, इनोवेटिव और जो इन्वेंटिव एक्टिविटीज है उसको एनकरेज करना, यानी कि जैसे कोई भी अगर बौद्धिक संपदा है वो अगर इन्वेंट हो रही है तो उसको हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि अगर जब तक कोई भी नई चीज है वो एनकरेज नहीं होगी तो वो पब्लिक स्प्रेड में नहीं जाएगी, और जब तक वो पब्लिक स्प्रेड में नहीं जाएगी तो दूसरों को भी उससे एनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। हमें पता ही नहीं होगा कि क्या एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर क्रिएटर ने जो चीज क्रिएट की है वो बाकी लोग भी दूसरी तरीके से वो क्रिएट कर सकते हैं। देन फोर्थ हमारा है कि इंटरनेट जो भी टेक्निक है उससे हम लाभ पहुंचा सकते हैं। देन सेकंड है जो नई तकनीक है उसको उत्पन्न करने वाला जो भी क्रिएटर है उसको दूसरे यानी कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके बीच में ईर्ष्या की भावना को नहीं पनपने देना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर है, उसने कोई चीज डेवलप की, देन वही टेक्निक यूज करके अगर हम कोई दूसरा क्रिएटर है वो कोई चीज क्रिएट कर रहा है, तो अगर हम उसको आर्थिक दिशा में लेके जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन तो होगा लेकिन हेल्दी कंपटीशन होगा। ईर्ष्या की भावना जो कंपटीशन होता है वो नहीं होगा। और जैसे अगर कोई चीज है वो नई इजाद हो रही है तो उससे होगा क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या मिलेगा, डेवलपमेंट की ओर वो बढ़ेगा। तो जिससे क्या होगा, दोनों सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। देन हमारा है कि कई ऐसे रिसर्च होती हैं जिसमें हम पर्टिकुलर पौधों से जो रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसको भी हम महत्व देते हैं, और कई विशेष रूप से जो हमारे फार्मा होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसको हम कैसे डेवलप कर रहे हैं वो। देन हमारा
8th पॉइंट है कि यदि बौद्धिक संपत्ति को संरक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है या फिर व्यवस्थित होते हुए भी कोई व्यक्ति है उस बौद्धिक संपत्ति को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो अन्य व्यक्ति उस संपत्ति की नकल करके या उसको बेच के या बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे और लाभ भी कमाएंगे, जिसके कारण संपत्ति के मूल स्वामी को हानि होगी। अब जैसे ये 8th पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये इस नजरिए से कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर है, उसने कोई चीज खोजी है या उसने कोई चीज क्रिएट की है, तो उसको फायदा मिलना या उसको अपना हक मिलना वाजिब है। लेकिन अगर उसे इन संरक्षणों के बारे में पता नहीं है या हम उसे वो चीज प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम उसे वो राइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम उसे इकोनॉमिक गेन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो बाकी के जो लोग होंगे या व्यक्ति होंगे उन्हें वो क्या करेंगे, या तो उसकी जो इजाद की हुई नई खोज है उसको वो कॉपी करेंगे, उसको बेच भी सकते हैं, और वो इसके लिए क्या होंगे, फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, और वो उससे अपना इकोनॉमिक गेन, अपना लाभ कमाएंगे। और उससे होगा क्या, जो जिसने असल में वो चीज क्रिएट की है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसी संरक्षण को प्रदान करने के लिए जो मूल स्वामी है उसको एक तरीके से अधिकृत किया जाता है कानूनी कार्रवाई द्वारा, ताकि वो जो राइट्स हैं वो मूल स्वामी के पास ही रहे, बल्कि दूसरे अन्य व्यक्तियों के पास ना जाए। अब बात करते हैं कि विकासशील जो देश है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, तो उनको अगर हम अधिकार प्राप्त करेंगे तो इससे होगा क्या, ऐसे सांस्कृतिक कथनों को संरक्षण मिलेगा जो कि अभी लिखित रूप में नहीं आए हैं। तो इससे क्या होगा, एक संबंधित जो देश है, यानी कि जो रिलेटेड देश है, जिस देश से वो चीज नई क्रिएट हुई है, वहां की संस्कृति को लाभ पहुंचता है। देन वर्तमान समय में प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क के द्वारा समझना या सीखना या उन्हें मेमोरी को स्थानांतरित करना स्टडी के अंतर्गत आता है, जबकि आविष्कार से ज्ञान किया प्राप्त जो है वो उद्देश्य अब तक प्राप्त सूचनाओं से अधिक सूचनाएं प्राप्त करना होता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि अगर हमारी मेमोरी में कोई जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उससे अगर हम सीख रहे हैं, हम अपनी मेमोरी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो स्टडी के अंतर्गत आता है, उसके अंडर आएगा। लेकिन अगर हमने कोई चीज रिसर्च की है, उसका आविष्कार किया है, डिस्कवर की है, जो कि पहले से नहीं थी, तो उसका जो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसका जो उद्देश्य होगा वो जो प्राप्त सूचनाएं हैं उससे अधिक सूचनाएं प्राप्त करना होगा। तो पहला हमारा, अब इसमें आईपीआर के अंतर्गत भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जिस कैटेगरी के अंदर हम पर्टिकुलर अपना पेटेंट या जो भी कॉपीराइट है वो करवा सकते हैं। पेटेंट और कॉपीराइट आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, पेटेंट जो कि बहुत ही इलेबोरेट करके बताया गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें आपकी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक है, लिटरेरी है, साइंटिफिक है, इन्वेंटरी है, जो कि अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, कलाएं जैसे एक्टिविटीज, ब्रॉडकास्ट या फिर फोनोग्राम्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकते हैं, ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क्स हो सकते हैं, अनडिजायरेबल कंपटीशन को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों को रोकने के लिए भी संरक्षण प्रदान करने वाले कार्य। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि आईपीआर के फील्ड से रिलेटेड है। ये इनका अलग अलग इलेबोरेशन नेक्स्ट चैप्टर में किया हुआ है आपके। देन हमारा आता है कि जो भी ये राइट्स हमें मिलते हैं, या किसी एक कंपनी को या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को जो राइट्स मिलते हैं, वो एक एग्रीमेंट के तहत दिए जाते हैं। तो एक जो समझौता है या जिसे एग्रीमेंट हम कहते हैं, वो व्यापार के
चलते हुआ था, यानी कि व्यापार कैसे हम कोई भी नई इन्वेंशन है उसको व्यापार में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस सबसे पहला जो है इसका था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स जिसे हम बोलते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था। तो जो WTO है यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो क्या करता है, पूरे देशों को के व्यापार, पूरे देश यानी कि जितने भी देश हैं उनके बीच में जो भी व्यापार होता है या जो भी लेन देन होता है, यानी कि कोई एक देश है अगर वो एक पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, वो दूसरे देश में उसका एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो दूसरी चीज जो कि उस देश में नहीं बनती है वो वहां से इंपोर्ट कर रहा है, तो ये जो आपस में लेन देन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी काम होता है, उसकी जो देख रेख होती है वो WTO करता है। तो उसके तहत एक समझौता हुआ था जिसे हम ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या हुआ था, यानी इसके तहत जो भी बौद्धिक संपत्ति के जो अधिकार है उनका संरक्षण के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड्स यानी कि ऐसे रूल्स या ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे मानक तय किए गए जिसके अंतर्गत हम अपना जो इन्वेंशन है या डिस्कवरी है उसको सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। अभी इसमें कुछ इसके क्रिटिसिज्म पॉइंट्स भी दिए गए हैं, यानी कि कुछ इसकी जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो सारे सदस्य देश जो है उनमें समान रूप से लागू होता है, यानी कि जितने भी कंट्रीज इस एग्रीमेंट के अंडर में आती हैं, चाहे वो डेवलपिंग हो या वो डेवलप्ड हो, वो एक ही रूल जो है वो फॉलो करेंगी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ी सी वरीयता दी गई है, वरीयता यानी कि प्रायोरिटी दी गई है। फॉर एग्जांपल क्योंकि वो डेवलपिंग है तो ऑब्वियसली चीज है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होंगे, जो मनी है वो भी कम होगा, लेकिन वो डेवलपिंग है यानी कि उनमें नए इन्वेंशन अब भी हो रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी इसमें प्रायोरिटीज दी गई है। और विकसित देश है यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके उनको ये समझौते इसके अंतर्गत जो है संशोधनों को निश्चित समय के भीतर ही लागू या कार्यान्वित करना पड़ता है, यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर उन नियमों को मॉडिफाई करना होता है एक डिफाइंड पीरियड के अंदर। और लेकिन जो डेवलपिंग या फिर जो निम्नतम विकसित देश है यानी कि जो मिनिमम डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको पूरा करने के लिए थोड़ी सी क्या है, टाइम लिमिट में सुविधाएं दी गई, यानी कि थोड़ी ढील दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि कोई भी रूल्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल होना या चेंज होना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन कैसी है, यानी कि अगर कोई भी इन्वेंशन है वो बहुत ही ऐसी कंट्रीज से इन्वेंशन हुई है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, जहाँ पे मनी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे टेक्निक्स इतनी अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर कोई इन्वेंशन उस न्यूनतम विकसित देश से हुई है तो उसको ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत क्या किया जाता है, थोड़ी सी ढील दी जाती है नियमों में, ताकि वो उसका जो मनोबल है उस देश का या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो, बढ़ता रहे। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेनली याद रखने हैं। 7 पॉइंट्स हैं, ये इसमें बताते हैं कि क्या क्या ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। पहला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें रहने वाले जो व्यक्तियों का जो पर्याप्त धन है वो विकसित देशों में रहने वाले कॉपीराइट तथा पेटेंट स्वामियों द्वारा कमाया जाता है। यानी कि इसमें कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कमी दर्शाते हैं कि इस एग्रीमेंट को पूरी तरीके से लागू करने में क्या दिक्कतें आई, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो अब भी
सही करने के लिए बाकी हैं। तो पहला ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो रहने वाले हैं उनको जो स्वामी है जिनके पास ऑलरेडी कॉपीराइट है या जो पेटेंट के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो धन है वो कहाँ से कमाया जाता है, विकासशील देशों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा। उनके द्वारा जो प्राप्त धन है, उनके पास जो धन है वो किसके द्वारा कमाया जाता है, विकसित देश में रहने वाला। तो ये एक ड्रॉबैक पॉइंट है। देन हमारा है कि ट्रिप्स के द्वारा निम्न आय वाले देशों में जो तकनीक और निवेश की वृद्धि की गति है उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो कि WTO का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो बहुत ही गरीब देश हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आय नहीं है, एक प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है, तो उसके अंतर्गत उसको रिलेटेड जो WTO का मेन एम था वो मेन एम से जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो भटक गया है। यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट यानी जितनी लागत उस देश के ऊपर होनी चाहिए थी उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट या वृद्धि नहीं हुई है। देन थर्ड हमारा है कि ट्रिप्स के नियमों के फलस्वरूप पेटेंट प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, जिसके कारण बाजार में जाति संबंधी स्थापन या कंपटीशन उसमें वृद्धि की दर अनावश्यक रूप से कम रहती है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कि जैसे ट्रिप्स के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत एक पेटेंट को लेने के लिए प्राप्त करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, जो कि वो टाइम पीरियड एक्सीड हो जाता है। और एक्सीड होने से क्या होता है, मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम कोई भी अपनी इन्वेंशन है या डिस्कवरी है उसको एज अ कमर्शियल रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है जिससे हो क्या रहा है, जो कंपटीशन है वो कम है। कंपटीशन कम है इसका मतलब ये है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल दो टेक्निक्स हैं। अगर हम डिजिटल टेक्निक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक मार्केट है उसमें दो कंपनियों के बीच में कंपटीशन है, लेकिन अगर थर्ड हमारी जो कंपनी है वो जब तक मार्केट में नहीं आएगी तो तब तक जो कंपटीशन है यानी कि प्रतिस्पर्धा है वो क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। और उससे क्या होता है, उससे जो जाति संबंधी स्थापन है यानी जेनेरिक सब्स्टिट्यूट्स है वो उसकी जो दर है वो कम रहती है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक इन्वेंशन जो है वो रुकी रहेगी। और कुछ ऐसे जो संयुक्त राष्ट्र हैं, सार्क सम्मेलन जिसे बोलते हैं, उसमें ज्ञान तथा नव निर्माण यानी कि जो इनोवेशन है उसको उत्पन्न करने तथा चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया में ट्रिप्स के महत्व का इसके समर्थकों द्वारा ओवर एस्टिमेट किया गया। यानी कि ट्रिप्स का जो एक काम है यानी कि क्या है कि उसे संयुक्त राष्ट्र जो कि मानता है, सार्क सम्मेलन होता है उसमें ये मानता है कि कोई भी अगर इन्वेंशन हो रही है, नई इनोवेशन हो रही है, कोई भी ज्ञान की चीज है वो नई उत्पन्न हुई है, तो उसको हमें डिफ्यूज करना है यानी कि उसको हमें हर जगह उपलब्ध करवाना है उस ज्ञान को। और उसी ज्ञान को उपलब्ध करवाने में की जो प्रक्रिया है उसमें जो ट्रिप्स है वो उसका ज्यादा ओवर एस्टिमेट यानी कि फॉर एग्जांपल एक पीरियड के अंतर्गत अगर हमें उस टेक्निक्स को पहुंचाना था पूरे देशों में, वो चीज हुई नहीं है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उससे हुआ क्या, जो समर्थक हैं ट्रिप्स के उन्होंने उसका क्या किया, ओवर एस्टिमेशन मतलब उसको ज्यादा सही ठहराया, जबकि ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड के अंदर वो काम हो जाना चाहिए था। 1980 और 1990 के दशकों में OECD के देशों द्वारा किए गए विश्लेषण में ये बात उजागर हुई है कि उत्पादों के पंजीकरण कराने की कुल संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन मीन इनोवेशन जो है वो वहीं का वहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि पंजीकरण इन द सेंस रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक उस ओनर को या उस क्रिएटर को फायदा नहीं मिलेगा। तो अब ये बात जो भी एक OECD के जो देश है यानी कि जो भी सर्वे किया जाता है जिसमें ये पता लगता है कि कोई नई इन्वेशन है उसका कितना फायदा उस क्रिएटर को मिला है,
तो जो 1980 से 1990 के बीच के जो 10 साल हैं उसमें जब ये विश्लेषण किया गया, सर्वे किया गया, तो ये बात पता चली कि जो भी प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है, उनकी जो संख्या है, उस रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो जिससे हुआ क्या है, जो हम मीन निकालते हैं, मीन यानी कि मीन मोड मीडियन होते हैं, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ते हैं कि कोई भी ग्राफ है कोई कंपनी का या कोई प्रोडक्ट का, वो कितना एवरेज से वो कितना बढ़ा है। तो यहाँ पे जो मीन इनोवेशन इंडेक्स है वो क्या बताता है कि एवरेज कितना एक देश में नव निर्माण जो है वो बढ़ा है। तो जो यहाँ पे ये सर्वे में बात सामने आई है कि जो मीन इनोवेशन इंडेक्स है वो वहीं का वहीं है, क्योंकि मीन जो है वो वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ज्यादा संख्या होगी रजिस्ट्रेशन की, थोड़ी सी संख्या बढ़ने से जो इंडेक्स है वो वहीं का वहीं है। अब डोहा डिक्लेरेशन एक हुआ था 2002 में, उसमें ट्रिप्स समझौते के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जनता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपाय करने में ट्रिप्स समझौते को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। यानी कि जो कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ है या पब्लिक की न्यूट्रिशन फैसिलिटीज है, तो उसमें जो भी एग्रीमेंट है उसको बीच में नहीं आना चाहिए। ये डोहा डिक्लेरेशन में जो है ये बात सामने आई थी। देन 7th पॉइंट कहता है कि जो अल्प विकसित देश है, यानी कि जो ऐसे देश हैं जो कि क्या है, या तो डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, उनके उसके अनुसार जो ट्रिप्स के नियम है उसमें जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है यानी कंपलसरी है, उसका पालन लगभग क्या है, असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है? कंपलसरी लाइसेंसिंग वो होती है कि अगर आप कोई न्यू चीज है वो इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उस कंट्रीज से आते हैं जो कि बहुत ही न के बराबर डेवलप्ड है, तो उसमें अगर आप लाइसेंसिंग आपको कंपलसरी कर देंगे तो क्या होगा, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो जब तक फायदा नहीं मिलेगा तब तक आप उस चीज को बनाने में जो की गई लागत है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो विकसित अल्प विकसित देश है वो विकासशील देशों की सूची में नहीं आएगा, क्योंकि वहां क्या होगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग होगी तो क्या होगा, कंपल्शन लग जाएगा, तो यानी कि आपको लाइसेंस लेना ही लेना है, और उसमें क्या हो रहा है, ऑलरेडी टाइम लग रहा है, क्योंकि जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा हमको इकोनॉमिक गेन नहीं होगा। और सबसे जरूरी जो एक अल्प विकसित देश को चाहिए वो है इकोनॉमिक गेन। अब इसके कुछ ट्रिप्स के रूल्स हैं। रूल्स यानी कि आधार, जितनी आधार रेखा बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर ट्रिप्स समझौते के माध्यम से उत्पन्न होती है, बहुत से देश उससे अधिक ऊंचा स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से बाइलेटरल समझौतों का सहारा लेते हैं, और इन समझौतों के स्तरों का समूह जो है वो ट्रिप्स प्लस कहलाता है। यानी कि बेसलाइन आधार रेखा वो होती है जो बताती है कि कोई भी बौद्धिक संपदा है उसका संरक्षण का जो लेवल है वो कितना है। तो अगर कोई देश है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट को हाँ कहता है, यानी कि वो ट्रिप्स के रूल के अनुसार चलता है, तो उसे संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन उसमें भी कई लेवल्स हैं, तो अगर कोई देश है वो उससे भी ज्यादा लेवल बड़ा प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करता है, कई समझौतों का सहारा लेता है, जिसे ट्रिप्स प्लस कहते हैं। और उसके उद्देश्य क्या है, पहला कि जो पेटेंट का जो कंपलसरी लाइसेंस है उस पर दृढ़ प्रतिबंध लगाना। देन सेकंड है पेटेंट लागू करने में सख्त रवैया अपनाना। थर्ड है डिजिटल अधिकारों की प्रबंधन व्यवस्था को संरक्षण प्रदान प्रदान करने के उद्देश्य से एंटी सरकमवेंशन कानून बनाने। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि ट्रिप्स प्लस को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर, यानी कि ऐसे कौन कौन से इन्वेंशन हैं जिसके अंतर्गत हमें
राइट्स मिल सकते हैं। पहला है पेटेंट्स, देन है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि गैजेट्स में होता है, देन प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट जो आपके मेन 8th पॉइंट है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन हमारा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 9 पॉइंट्स है, इसके अंतर्गत हम कोई भी अगर इनोवेशन कर रहे हैं तो वो हमें ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत हमें क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, हमें इकोनॉमिक गेन मिलेगा। अब इसको आपको इलेबोरेट करके बताया गया है कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं जिनके अंतर्गत हमें राइट्स मिल रहे हैं वो है किस बारे में। तो पहला है पेटेंट। पेटेंट कब होता है, जब हम कोई नया आविष्कार करते हैं तब हमें पेटेंट मिलता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन ये है द्विविमा और त्रिविमा रूपों से किसी वस्तु से संबंधित, यानी कि डिजाइन जो हम देखते हैं कई चीजों पे, लगभग हर चीज पे एक अपना उसका क्या है, रंगों या रेखाओं की रचना होती है, उसकी बनावट होती है, उसका नमूना होता है, उसकी शक्ल सूरत के जो मुख्य लक्षण है वो देख के हम उसे इंडस्ट्रियल डिजाइन जो देते हैं वो हम क्या करते हैं, आईपीआर के तहत रजिस्टर करवाते हैं। देन है ट्रेडमार्क्स, यानी कि फर्म जो है, उत्पाद हैं, सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके जो नाम है या फिर जो ब्रांड नेम हम बोलते हैं इसे ट्रेडमार्क के तहत हम रजिस्टर करवाते हैं। देन आता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से निकली हुई जो चीज है वो या तो प्राकृतिक हो सकती है या कृषि संबंधित हो सकती है या वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो सकती है, वो भौगोलिक यानी कि उस जगह की जो भूगोल है उसकी जो ज्योग्राफी है उसके बेस पे वो डिफाइन होती है और उस चीज में उसके लक्षण जो है या गुण है वो विद्यमान रहने चाहिए, तभी हम उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत रजिस्टर करवाएंगे। देन आता ट्रेड सीक्रेट, यानी कि कोई भी ऐसी गोपनीय सूचना जिसका आर्थिक मूल्य हो। ट्रेड सीक्रेट मोस्टली कमर्शियल सेक्टर्स में यूज किया जाता है जहाँ पे वेरियस जो कंपनीज हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और वही इंफॉर्मेशन क्या होती है, उस इंडस्ट्री कमर्शियल इंडस्ट्री को आर्थिक मूल्य यानी कि ऐसी सूचना जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो उसे हम ट्रेड सीक्रेट्स बोलते हैं। देन हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट है वो जो भी हमारी कला है उस वो ओरिजिनल कला जो है, ओरिजिनल मूल जो आर्ट है उसको डिफाइन करती है। वो संगीत संबंधी भी हो सकता है या नाटक, कोई भी साहित्य। साहित्य मोस्टली जो हमारा पठन और लेखन कार्य है उसमें सारा कॉपीराइट होता है। देन है ले लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हमारी जो भी कंप्यूटर में जो चिप्स होती हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें आता है। देन प्लांट वेराइटीज, यानी कि कोई हम नई प्रजाति है कोई पौधे की उसको हम डिफाइन करते हैं क्योंकि उसके जो जेनेटिक है, जो उसका जेनेटिक है वो नया है तो हम उसको प्लांट वेराइटीज के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। देन ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री या कोई पर्टिकुलर जगह के जो रियासत है या उसका जो ज्ञान है वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आता है। जैसे इनकी कोई व्यक्ति है उनकी पिछली पीढ़ियों से चला आ रहा एक ज्ञान है या कोई रीति रिवाज है उसको भी हम इसके अंतर्गत इन्वेंशन मानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कई सारे एक्ट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।